Hello everyone, this is a educational and motivational video of Dr. Rajat Jain, who is popular and radiologist and faculty of DVMCI Kolkata. So he presented in RG Medical College to give us an excessive amount of motivation to crack NEET PG in first attempt. So don't miss the golden chance to learn directly from the one of the India's most renowned NEET PG mentor. Hope you will enjoy his techniques to learn radiology and crack NEET PG. Make it. फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो लोग करते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, उनके पास भी 1400 ग्राम का ही ब्रेन होता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट दे यूटिलाइज इट डिफरेंटली, दैट्स ऑल. तो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आर द ओनली टू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड वी आर लिविंग इन अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. अगर आप रिजल्ट अचीव करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आप सही हो, और अगर आपने रिजल्ट अचीव नहीं किया तो लोग आपको बोलेंगे कि आप बेवकूफ़ हो. मैं यहाँ पर खड़े होके बात कर रहा हूँ और आप मेरे को सुनने आए हो, इसलिए आए हो क्योंकि शायद आपने मेरे बारे में कुछ सुना है कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में. बट अगर मैं बोलता कि नहीं नहीं आपको पता है यार इसने तो कुछ कभी किया ही नहीं है लाइफ में, तो कोई भी नहीं आएगा. करेक्ट. और जिसके बारे में आपने जितना सुना है उसके बारे में आप उसने ज़्यादा लोग उसको सुनने आएंगे. राइट, दैट इज हाउ द लाइफ गोस. तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है कि ये मैं नहीं कर सकता. बट हमारे दिमाग में ये क्यों आता है? हमारे दिमाग में ये इसलिए आता है क्योंकि हम अपना कंपैरिजन करते हैं आगे पीछे लोगों से, और हम ये देखते हैं नहीं यार मैं तो थर्ड ईयर एमबीबीएस में आ गया हूँ, मेरा वो जो फ्रेंड था वो तो फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा है, उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, मैंने तो फर्स्ट ईयर में फोकस ही नहीं था, मैं एमबीबीएस में आ गया था तो मुझे लगा था बस अब तो लाइफ सॉर्टेड हो गई. फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तब जाके समझ आया नहीं 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 लाइफ तो अभी बहुत बची है. फिर सेकंड ईयर में आते आते फर्स्ट ईयर ठीक नहीं था तो वो समझ ही नहीं आया कैसे करूं. सेकंड ईयर भी ऐसे में खत्म हो गया तो ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे रह गया और लोग बहुत आगे निकल गए. क्या नहीं, ये कॉमन स्टोरी है काफी सारे लोगों की. राइट, ये सबसे कॉमन स्टोरी है ना. तो क्या हुआ, जो अच्छा पढ़ रहा था वो और पढ़ता चला गया, जो कम पढ़ रहा था वो और कम पढ़ता चला गया, और दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला गया. दिस इज द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट दैट इज गोना हैपन. तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं. जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दिया था उसके लिए ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए जर्नी थोड़ी सी टफ होगी. बस इससे ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है. अगर आप अभी भी फोकस अभी भी सिंसियर होकर पढ़ोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओ. ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है. जब जागो तभी सवेरा. यानी कि अगर मैंने आज फोकस कर लिया तो अब मैं पीछे क्या हुआ है मेरी लाइफ में उसके ऊपर नहीं जाऊंगा. अब मैं सिर्फ इस बात पे बात करूंगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूं सो दैट आई कैन मेक माय लाइफ बेटर. राइट, तो किसी के भी दिमाग में ये चीज तो आनी ही नहीं चाहिए कि मैं ये एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये चीज दिमाग में आ गई तो आपका नेट रिजल्ट होना चाहिए ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में सोचना शुरू कर दो. और अगर ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में सोचना देन वी आर नॉट एट राइट प्लेस. अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो इसका मतलब है डीप इनसाइड द हार्ट यू हैव डिसाइडेड कि नहीं मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है. आर यू गेटिंग इट? तो इसको मन में कोई नहीं रखेगा कि मैं ये क्रैक नहीं कर सकता. आप सब लोग एक एग्जाम क्रैक कर आए हो तो आपने एक बार अपने आप को ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, तो आप उस चीज को दोबारा कर सकते हो. ठीक है, अब हम इसको कैसे करें? वन साइज डज नॉट फिट ऑल. हर बच्चा अलग है. अगर मैं बोलूं नहीं यार यही करना है तो ही तुम हो जाओगे, तो ये नहीं होगा. हर स्टूडेंट अलग है, तो मैं आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव दूंगा, आपको उसमें से आपके ऊपर कौन सा फिट होता है आपको उसके ऊपर बात करनी है. ठीक है, बट कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है. तो जब भी हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके कुछ फिलॉसफीज हैं. अगर आपको वो समझ आ गई तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. मैं आपको उसका छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. मैं जैसे मैंने आपको ये चीज दिखाई, देखा आई ऐसा मैं कोई 70 साल का कोई बुढ़ा आदमी नहीं हूँ ना, कोई born with a silver spoon हूँ. whatever that I have in my life I have created for myself. तो टाइम तो उतना ही है ना. तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ अपनी लाइफ का, तब आपको शायद चीजें समझ आएंगी. जब मैं रेडियोलॉजी में ज्वाइन किया मैमसी में, आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद फॉलोड बाय रेजिडेंसी फ्रॉम मौलाना आजाद.
तो मेरे को ऐसा लगा था कि चलो पीजी हो गया, रेडियोलॉजी हेड ब्रांच होती है, तो पढ़ाई वढ़ाई तो सॉर्टेड हो गई, तो अब सेटलमेंट की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं लाइफ में। तो सेटलमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं अगर मैं बात करूं, तो सेटलमेंट का कंपोनेंट होता है आपकी आप इमोशनली सेटल हो जाओ, ठीक है, आप फाइनेंशियली सेटल हो जाओ और आप प्रोफेशनली सेटल हो जाओ। तीन चीजें, इसी को आप सेटलमेंट बोलते हो। इमोशनली सेटलमेंट का मतलब क्या है कि आप शादी कर लो। प्रोफेशनल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोफेशन है वो सेटल हो जाए। और फाइनेंशियल सेटलमेंट का मतलब है कि आपके पास इतना बैलेंस आ जाए कि आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचना ना पड़े, राइट। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले शादी करते हैं। आई गॉट मैरिड। हमें को लगा फाइनेंशियली भी सेटल होना है, तो मैंने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। प्रोफेशनली रेडियोलॉजी कर रहा था, तो बट अब क्या हुआ, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होनी चालू हो गई। तो मैं एमडी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ते थे, मैं एमडी में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। बट एक्सपेक्टेशन तो थी अपने आप से कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो हमारा थर्ड ईयर एग्जाम आया। एग्जाम मतलब जो पीजी, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता होगा, पीजी भी पास करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, राइट। तो एग्जाम पास कोई भी कर लेता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, पीजी एग्जाम पास हो जाता है। बट मैं था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पीजी स्टूडेंट, और ये एग्जाम जो आपका गाइड होता है उसकी रेपुटेशन की बात होती है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे। तो उसको बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये एक हिस्ट्री हो जाती है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस के इतिहास में। अगर एक एचओडी का पीजी फेल हो गया, और उसको लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत इतने सारे काम करता था, उसको पता था कि मैं भाटिया में क्लासेस लेता हूँ, तो उसको लगता था वीकेंड पे भाग जाता है क्लास लेने। उसको पता था मैं आई वाज द ओनली पीजी हु वाज मैरिड, चाइल्ड मैरिज हो गई थी मेरी। तो वो भी उसको दिखता था कि ये चार जजे भी बोल देता कि नहीं 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 नंदा के साथ जाना है मेरे को, ये वो टाइप्स ना। तो जो छोटी थी वो, शी वाज प्रीटी क्लोज टू मी। तो उसको था यार तू पढ़ भी ले, मैम चिंता मत करो, जितना जरूरत है उतना मैं पढ़ लेता हूँ। तो वाइवा हमारा स्टार्ट हुआ। तो और वाइवा लेने चांस लिए प्रोफेसर आ गई, हु वाज नोन टू फेल पीपल। शी वाज द हेड पीजीआई चंडीगढ़ से एक बहुत सीनियर प्रोफेसर वीरेंद्र नागी, शी केम टू टेक आवर वाइवा। तो और डर गई वो। मैं वाइवा देने गया, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो सरप्राइज मेरे को आंसर आता था, मैंने आंसर कर दिया। मेरी एचओडी गया, एक आंसर तो कर दिया। शी आस्क्ड मी सेकंड क्वेश्चन, मैंने वो भी आंसर कर दिया। थर्ड क्वेश्चन वो भी आंसर किया। तो उसने मेरे से ना 23-24 क्वेश्चंस पूछे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मैंने सारे आंसर कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आंसर किए जो मेरे एचओडी को भी नहीं आते थे, समझो। और वो मेरे को ऐसे देख रही थी कि इसको कैसे आता है इतना। मैं जब बाहर निकला तो उसने मेरे को कहा तेरे को इतना कैसे आता था। मैंने कहा मैम आप ऐसे ही सोचते हो मेरे बारे में, मैं तो आई एम टॉपर स्टूडेंट मैम, आई हैव रेड, मैं बोलता नहीं हूँ, बाकी लोग बोलते हैं मैं बोलता नहीं हूँ, पर एक्चुअली मुझे कुछ नहीं आता था। पर फिर मैंने कैसे आंसर किए सारे। तो मेरे को थोड़ा ये समझ आ जाता है कि कोई आपसे क्या पूछ सकता है। मतलब आई कैन से दैट दिस इज अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट, जो शायद मेरे अंदर नहीं बहुत लोगों के अंदर होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर तो है, कि मेरे को ये समझ आ जाता है कि कोई बंदा मेरे सामने मेरे से क्या बात करेगा, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना माइंड रीडर्स, आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि कोई बंदा आपके सामने, जैसे मेरे को पता है कि अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो आप मेरे से क्या पूछोगे, बट आई कैन प्रिडिक्ट दैट टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट कि आप मेरे से कैसे करोगे। अब क्या ये क्या कोई मेरे को जादू आता है? जादू नहीं आता, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये भी एक आर्ट है, और वो बहुत सिंपल आर्ट है कि कोई आपसे क्या पूछेगा। भाई दो ही चीजें आप पूछते हो ना। एक तो आप इसलिए पूछते हो क्योंकि आपको डाउट है, आप मेरे से पूछना चाहते हो। तो अब एज ए स्टूडेंट आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को ये पता है कि मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इस उम्र के बच्चों का क्या डाउट होता है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, राइट। और अगर आप मेरे को टेस्ट लेने के लिए पूछ रहे हो, अगर आप मेरे को टेस्ट लेने के लिए पूछ रहे हो तो क्या पूछोगे? तो वो चीज पूछोगे जो आपको आती है। प्लीज समझो ना इस बात को, वही तो पूछोगे ना जो आपको आती है, तभी तो टेस्ट लोगे। क्योंकि पता चला कि आपने मेरे से पूछी और मैंने कहा मेरे को नहीं आती, अब आप आंसर बताओ, आपको मुझे भी नहीं आता, ऐसे तो कर नहीं सकते ना। तो क्या पूछोगे? जो आपको आता है। तो मैंने सोचा कि ये जो प्रोफेसर आ रही है इसको क्या आता होगा। सोचो ध्यान से, कैसे पता चला उसको क्या आता होगा? पीजे में दोस्त है, हाँ। और मैंने उनका नाम गूगल किया,
और नाम गूगल करके पबमेड को ढूंढा, और पबमेड में ढूंढा कि इन्होंने पिछले 5-7 सालों में किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च किए, क्योंकि जो जिस टॉपिक पे जो रिसर्च कर रहा है वो उसका फेवरेट एरिया है ना, उसका फेवरेट एरिया। तो 5-7 साल में उन्होंने किस किस टॉपिक पे रिसर्च किए और जो रिसर्च पेपर थे उनको पढ़ लिया अच्छी तरह, बस और कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और उन्होंने मेरे से क्या पूछा, सिर्फ वही। और दूसरी बात क्या थी कि वो कोई और तो पढ़कर गया नहीं था, क्योंकि वो कोई कॉमन चीज थोड़े ना थी। और बाकी जब से वो क्वेश्चन पूछे गए तो उनको नहीं आते थे, और मेरे से पूछे गए तो मेरे को आते थे, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ यही आता था, मेरे को तो और कुछ आता ही नहीं था ना, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वही आता था कि जो उन्होंने पूछा। तो जिस स्टूडेंट को ये बात समझ आ जाए किसी भी इंडियन एग्जाम की, उसके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, और यही हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। हालांकि एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट मेरे को आइडियली ये बोलना चाहिए आपको कि नहीं बच्चे, रीड द सब्जेक्ट वेल, बिकॉज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू बी अ गुड डॉक्टर। If you are a good doctor, any exam you will be able to crack, it does not matter. And how you will be a good doctor? When you will read very, very thoroughly, you will attend your clinics with utmost sincerity. वो कभी खराब नहीं जाएगा, वो लाइफ में कहीं ना कहीं 100% काम आ जाएगा। 100% ये चीज, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो पक्का काम आ जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है, अब तो लाइफ चली गई, 3 साल तो चले गए, क्या अब मैं तो रूल है लाइफ का कि पुरानी बात पे तो रोना ही नहीं है, आगे बढ़ना है। तो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट, दिस इज एन इनजस्टिस टू द स्टूडेंट हु हैव रेड वेल, दैट वी ट्राई टू इक्वलाइज दैट, राइट। तो अब सिर्फ इस बात पे बात करते हैं, तो एग्जामिनर ऐसी क्या चीजें हैं जो मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है कि वो आपसे पूछेगा। लेट अस जस्ट सिंपली टॉक अबाउट दिस। तो देखो कितनी आसान चीजें हैं, और मुझे लगता नहीं है कि जो मैं बोलूंगा उनमें से एक भी चीज आपको ऐसा लगेगा कि वो इलॉजिकल है। एक बार देखना क्या हुआ बच्चे। तो पहला काम क्या करना है, ये चैलेंज है, ये एग्जैक्टली अपोजिट चैलेंज है जो हमारे टाइम पर था। हमारे टाइम पे हमें ये पूछना पड़ता था क्या पढ़े, आपको भी ये पूछना पड़ता है क्या पढ़े। बट हमारा प्रॉब्लम था कि सर समझ नहीं आ रहा कि कहां से पढ़े। आपका भी प्रॉब्लम तो वैसे वही है कि समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़े, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे और आपके पास बहुत सारे हैं, है ना। यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, टू मेनी रिसोर्सेज, टू मेनी ऑप्शंस। एक पढ़ते हो तो लगता है दूसरा छूट जाएगा, एक पढ़ना शुरू करते हो तो लगता है कि दूसरे से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, ये देखो जो मैंने आपको बोला ना, कैसे पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता। मेरी पूरा क्रक्स है ये एक स्लाइड सिर्फ, मतलब मेरे पूरे 20 साल और 5 साल अपने खुद की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ एक सिंगल स्लाइड में है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो स्लाइड है, जब आपको बोल रहे हैं ये स्लाइड है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20-25 इयर्स, एज एन एवरेज उस सब्जेक्ट से कोर क्वेश्चंस कितने आते हैं और किस तरीके के टॉपिक से आते हैं, और कितने परसेंट उसमें से रिपीट होते हैं, और कितने नए क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरी मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई हुई है। जैसे अगर एनाटॉमी का एग्जांपल दूं, और अगर मैं बोलूं कि नीट में 200 क्वेश्चन आते हैं, इस जमाने में 300 आते थे, पर अभी 200 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलो 10 क्वेश्चन होंगे जो कोर होंगे। आपको नहीं सर 10 कैसे क्वेश्चन, तो 24-25 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ओवरलैप होंगे, राइट। जैसे लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, अगर कोई मेरे को बात करे, किसी को पता है लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम क्या होता है? एनीबॉडी, क्या होता है लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम? व्हाट इज लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम? अगर मेडुला के पोस्टरोलैटरल पोस्टरो इंफीरियर एस्पेक्ट में वैस्कुलर सप्लाई इंटरप्ट हो जाए तो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाता है। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होता है? या तो वर्टिब्रल आर्टरी या तो पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट। तो ये क्वेश्चन को मैं मेडिसिन से भी बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन को मैं एनाटॉमी से भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पाइका है तो एनाटॉमी है, वरना मेडिसिन भी बोल सकता हूँ। इनको मैं ओवरलैप क्वेश्चंस बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं, बट अगर कोई मेरे को पूछे बताओ राइट लंग के कितने लोब होते हैं, तो एनाटॉमी हो गया ये,
आर यू गेटिंग इट? तो अगर मैं ऐसे कोर नॉलेज की बात करूं तो एनाटॉमी के आउट ऑफ 200 10 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, ठीक है। इसी तरह फिजियोलॉजी के भी लगभग 10 होंगे, बायोकेमिस्ट्री के भी लगभग 10 होंगे, पैथो के 15 होंगे, माइक्रो के 10 होंगे, फार्मा के 10 होंगे, एफएम के 5 होंगे, कम्युनिटी मेडिसिन के 15, ईएनटी के 5, ऑप्थेल के 10, मेडिसिन के 20, सर्जरी के 20, ओबीजी 20, पेडियाट्रिक 10, ऑर्थो, स्किन, एनेस्थीसिया, साइकी 5 से 10। तो ये ऐसे। अब अगर इसको आगे देखोगे तो जब मैंने ये नोटिस किया तो ऐसे में ऑलमोस्ट इतना परसेंट है जो आपको दिखेगा कि रिपीट आ जाता है, और जो रेस्ट है वो न्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीजों के बेसिस पे हमने एक पैटर्न बनाया कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो ज्यादा बेटर होगा। ये समझना है इस बात को, ठीक है। इसको एक परितोष थ्योरी का भी नाम दिया गया है। पता है किसी को परितोष थ्योरी क्या होती है? क्या होती है परितोष थ्योरी? 80-20 रूल। जरूरत ही नहीं है परितोष थ्योरी समझने की, लाइफ से समझो। आपके पास कपड़े हैं, सबके पास कबर्ड में रखते हो, तो जो गर्ल्स बैठी है उनसे बात करते हैं तो कहने देते हैं कि आपके पास 20, कम साइड बोल दिया वैसे तो नंबर, लेट से आपके पास 100 ड्रेसेस है, 100। तो मुझको ये बताओ रूटीन में क्या आप हर 100वें दिन हर रोज एक चेंज करके 100वें दिन पे चेंज करते हो? कि कौन कितनी ड्रेसेस होंगी उनमें से जो आप रूटीनली यूजुअली इंटरचेंज करके पहनते हो? 5, 6, 7, 8, 10, इतनी ना। और कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए अलग अलग ड्रेसेस होंगी, ऐसे ही होता है ना। क्या ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ड्रेसेस हैं जो आप हर रोज लगता है बड़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही होती है, और 4-5 महीने बाद आपको रियलाइज होता है कि कुछ ड्रेसेस ऐसी थी जो आपको पहननी थी बट वो इतनी नीचे चली गई थी आपके उसमें, वो यूज ही नहीं हुई, और फिर एक दिन आप बैठते हो उसको पूरा रिशफल करते हो और फिर 5-6 चेंज कर लेते हो, करेक्ट? यही ना। बट आपके पास ड्रेस कितनी थी? 30-40, बट उसमें से आप यूज कितनी कर रहे थे? 8-10। तो इसी को परितोष थ्योरी बोला गया है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। इसको कहते हैं कि आपके पास जितनी भी चीजें होती हैं 80% ऑफ द टाइम आप उसमें से 20% ऑफ चीजों को यूज करते हो, और बाकी 20% ऑफ द टाइम के लिए आपके पास 80% चीजें होती है। दिस इज कॉल्ड 80-20 रूल ऑफ परितोष और परितोष थ्योरी। तो ये समझना बहुत सिंपल है कि किसी भी एग्जाम में 80% ऑफ क्वेश्चंस कहां से आएंगे? 20% ऑफ द टॉपिक से, और 20% ऑफ द क्वेश्चंस कहां से आएंगे? 80% ऑफ द टॉपिक से, ठीक है। तो यानी कि पहला प्रिंसिपल क्या कहता है मेरी प्रिपरेशन का, कि मुझे क्या करना है? उन 20% को आइडेंटिफाई करके उनको मास्टर कर देना है। उन 20% को आइडेंटिफाई करके उनको इतना मास्टर कर देना है कि कुछ भी हो जाए इसमें से गलत नहीं हो सकता। अब क्या बाकी 80% छोड़ देना है? नहीं, बाकी 80% डिपेंडिंग ऑन आपकी श्रद्धा, उसमें से मैं जितना ऐड कर सकता हूं मैं उतना ऐड करूंगा, और इसीलिए अर्लियर आई स्टार्ट द बेटर आई बिकम, राइट। तो ये वो टॉपिक्स लिखे गए हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर मोर लाइकली टू बी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो अगर हम इसको आगे देखें तो हमने इसके बेसिस पे डिसाइड किया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं सर्जरी, ठीक है। सर्जरी मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आएगा। सर्जरी का एग्जांपल लेता हूं मैं। सर्जरी में मेरा ऐसा मानना है कि ट्यूमर और ट्रॉमा, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कि ब्रॉडली कैंसर्स पढ़ लो और ट्रॉमा पढ़ लो, 50% सर्जरी सॉर्टेड है। तो यानी कि अगर सर्जरी में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 तो इसी में से आएंगे। तो यानी कि जो बाकी आप पढ़ रहे हो वो बाकी 10% के लिए, बाकी 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हो। तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एब्डोमिनल ट्रॉमा का क्वेश्चन आए और आप गलत कर दो पेपर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेड ट्रॉमा का क्वेश्चन आए और आप गलत कर दो पेपर में। ऐसा नहीं होना चाहिए यूरेथ्रल ट्रॉमा का क्वेश्चन आए और आप पेपर में गलत करो। Are you getting my point? तो इसी तरह कम्युनिटी मेडिसिन, अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन में देखेंगे तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स। नेशनल प्रोग्राम है, आपको पता है नेशनल प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जो टॉपिक्स रिपीटेडली आ रहे हैं उन टॉपिक्स को मेरे को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज हमारी प्रिपरेशन में क्या आता है? खास तौर पे जब हमने बहुत अच्छी तरह पहले नहीं पढ़ा हुआ होता, हमको डर होता है। मेरे को इनहेरेंटली डर होता है, यार ये चीज आ गई तो मैं कैसे बात करूंगा,
कि पहले मैं ये सोचूंगा कि जो मैंने पढ़ा हुआ है क्या मैं वो ठीक कर सकता हूँ। कोई भी चीज जो मैंने पढ़ी है क्या मैं वो ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं वो ठीक नहीं कर पा रहा मैं उस बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ कि जो मैंने नहीं पढ़ा हो। प्लीज थिंक अबाउट दिस, राइट। जब मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक, लेट्स से मैंने आपको कहा हेड ट्रॉमा, राइट, मैंने आपको कहा चलो मेरे को आप ये बताओ ल्यूसिड इंटरवल इज सीन इन EDH, SDH, SAH, intraparenchymal hemorrhage. Lucid interval is seen in option number 1 EDH, option number 2 SDH, option number 3 SAH, option number 4 intraparenchymal hemorrhage. Can we have raise hand for 1 2 3 4? ऐसे कर लो, raise hand 1 2, अगर 1 लगता है तो 1 करो, 2 लगता है तो 2 3 4 ऐसे. What do you think should be the answer? 1 is EDH, 2 is SDH, 3 is SAH, 4 is intraparenchymal hemorrhage. वो डिस्कस नहीं करना, अलग अलग एग्जाम देना और कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, ठीक है, बट सबको एक आंसर करना है. 1 2 3 4 कर लो ना, एक आंसर. ऐसे 5 तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा ना. हाँ, यस, डिस्कस नहीं करना. यस, चेंज कर दिया आंसर, पहले से एसडीएच फॉलो करो. तो करेक्ट आंसर क्या है? EDH, ठीक है. लूसिड इंटरवल इज अ फीचर ऑफ EDH. अब पॉइंट क्या है? अगर मेरे को हेड ट्रॉमा नहीं आता, प्लीज समझना इस बात को, प्रॉब्लम नहीं है. मुझे पता चल गया ना मुझको हेड ट्रॉमा नहीं आता, तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो आज पता क्या करूंगा, वापस जाऊंगा पहले हेड ट्रॉमा पढ़ूंगा. ठीक है, मैं ये सोचूंगा ही नहीं अरे यार वो कैनावेंस डिजीज पे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने कैनावेंस डिजीज पूछा तो जिनको हेड ट्रॉमा वाला आंसर आता था, ये तो कैनावेंस तो उनको भी नहीं आता. प्लीज समझो, तो पहले मेरे को पूछना है क्या मुझे हेड ट्रॉमा आता था. आंसर है हाँ, हेड ट्रॉमा तो मुझे आता है. मैं कहूँगा कैनावेंस भी पढ़ ले. कोई मेरे को कहता है सर मेरे को हेड ट्रॉमा नहीं आता, सर कैनावेंस पढ़ लूँ. मैं तो भाई रुक, रख उसको साइड में, पहले क्या पढ़. क्यों? क्योंकि हेड ट्रॉमा के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 80%. कैनावेंस के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 20%. तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेड ट्रॉमा. पर सर कैनावेंस आ गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है. आ तो हो सकता है कैनावेंस नहीं, अलेक्जेंडर आ गया, करेक्ट, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट एक रूल कहता है कि इस चीज के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इस चीज के आने की पॉसिबिलिटी कम है. अब ये मेरे को कैसे पता चलेगा? एक तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए, बट कैसे कैसे who am I to decide on this? तो इसको देखो, ये मैंने लिख के लाया हूं. लेट्स थिंक फ्रॉम अ एग्जामिनर्स मेंटालिटी. ठीक है, मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं आज को आपको ये समझाने वाला हूं कि थॉट प्रोसेस क्या है एग्जामिनर का. ठीक है, इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी तरह समझ आएगा. कोई भी एग्जाम क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या, व्हाट दे वांट टू प्रूव. क्या आपको लगता है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता है? छोटा दूसरा एग्जांपल लेता हूं. चलो, मैंने आपको कहा चलो बच्चे एक क्वेश्चन पूछो मेरे से. आज का डेट क्या है? मैं तो भूल ही गया. आज का डेट तो मैं भूल ही नहीं सकता. क्यों नहीं भूल सकता? बर्थडे आज मेरा. आज रेडियोलॉजी का बर्थडे है ना. टुडे इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, व्हिच इज 8th नवंबर. और कोई क्वेश्चन पूछो. मैं थोड़ा सा उसमें जाता हूँ. आपको क्वेश्चन पूछना है मेरे को टेस्ट करने के लिए. अब पूछो. टेस्टिंग एग्जाम है ना, तो आपको मेरे को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछना है. चलो, मैं आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछूं, आपको कितना आता है कि कितना नहीं आता. देखो समझते हैं. बताओ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोमीडियस्टाइनम? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोमीडियस्टाइनम? यस, perforation of esophagus. Okay, anybody else? Any I'll give you a prize, 500 rupees cash prize for the correct answer.
तो लग रहा है कि ट्रॉमा टेस्ट आंसर होगा और मैं 500 रुपये कैश प्राइज दूंगा। यस ChatGPT on करो। give me the correct answer and take this prize. Pneumonia will cause pneumomediastinum. टेस्ट हो गया, सच बताओ। But I was expecting that somebody should take it. तो प्लीज समझना क्या मैं बोलना चाहता हूँ। जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछोगे एज अ ग्रुप, तो आपका पर्पस है कि हर स्टूडेंट आंसर ना कर पाए, क्योंकि अगर सभी आंसर कर पाएंगे तो वो टेस्टिंग क्वेश्चन ही नहीं हुआ। कौन सा क्वेश्चन टेस्टिंग क्वेश्चन हुआ? ओके मुझे बताओ, मेरी जो वाइफ है उसका जो ब्रदर है उसके बेटे का नाम क्या है? मेरी वाइफ के ब्रदर के बेटे का नाम क्या है? कैन आई से? तो नॉनसेंस क्वेश्चन है ना, इसको तो कोई आंसर ही नहीं कर सकता। पर कैन आई से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ pneumomediastinum शुड बी नोन टू एन MBBS स्टूडेंट? आर यू गेटिंग इट? तो प्लीज समझना इस बात को। तो एज अ टीचर मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट आंसर कर पाएंगे और बाकी आंसर नहीं कर पाएंगे। इनको कहते हैं रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस। पूरी की पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनके ऊपर बेस्ड होती है, रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस। किसी ने एग्जाम के बारे में थोड़ा स्टडी किया? इस बार जो रैंक 1 स्टूडेंट था जो नीट पीजी में रैंक 1 लाया, उसका क्या स्कोर था? किसी को पता है? कितने नंबर का पेपर होता है? 800। तो उसका 800 आउट ऑफ 800 स्कोर था। कितना स्कोर था? 708, है ना? तो रफली इसको कैलकुलेशन के लिए 700 मान लेता हूं, ठीक है? यानी कि रैंक 1 अगर आपको चाहिए, इससे ऊपर रैंक चाहिए किसी को? इससे ऊपर तो आ ही नहीं सकती ना। तो 700 नंबर चाहिए 800 में से। और अगर मैं बोलूं 50,000 रैंक चाहिए आपको पता है टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं? 2.5 लाख। मैं लेटर से कि मैं कहता हूं आपको 50,000 रैंक चाहिए, तो आपको कितने नंबर चाहिए पता है? एक रैंक लाने के लिए कितना नंबर चाहिए? 700। और अगर मैं कहूं 50,000 रैंक चाहिए तो कितने नंबर चाहिए? 400। तो 400 चाहिए। तो यानी कि रैंक 1 और रैंक 50,000 में कितने नंबर का डिफरेंस है? 300। 300 नंबर का मतलब कितने क्वेश्चंस? 300 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 60 क्वेश्चंस। सर 5 जो 4 होता है ना, +4 -1, यानी कि सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जिस स्टूडेंट की रैंक 1 आई उसने ये 60 क्वेश्चन, और जिसकी 50,000 आई उसने ये 60 क्वेश्चन गलत किए। 120 क्वेश्चन ठीक करने के लिए अगर आप 120 क्वेश्चन ठीक करते हो तो 120 इंटू 4 480, करेक्ट? और 80 गलत हुए तो 80 कम हो गए, तो टोटल स्कोर कितना आया? 400। और अगर आपने 180 क्वेश्चन ठीक किए तो 720 -20 कितने आए? 700। तो यानी कि पूरा का पूरा गेम है जो वो कितने क्वेश्चंस का है? ये 60 क्वेश्चंस का। तो ये वो लिखा है कि ये 60 क्वेश्चंस कौन से होते हैं। अब ये 60 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर एग्जामिनर चाहता है कि कुछ स्टूडेंट आंसर कर पाए और कुछ ना कर पाए। अब ये क्या होंगे देखो, और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगा यार ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया इस बात को। सबसे पहले अपडेट इन अ सब्जेक्ट। अपडेट इन अ सब्जेक्ट, पहले इसको समझते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपका पेपर बनाता कौन है? एनबी किसी प्रोफेसर का नाम है। वो कौन है? उस बॉडी में कौन बनाता है? वो फिर बॉडी एआई से पेपर बना रही है? प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज। कौन से आपके मेडिकल कॉलेज के? अलग अलग मेडिकल कॉलेज के हो सकता है, आपके भी कॉलेज के 4 प्रोफेसर एनबी का पार्ट हो, है ना? तो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर पेपर बनाते हैं। तो
तो अगर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो वो कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनाता होगा? बायोकेमिस्ट्री का। जो मेडिसिन के है वो, ऐसा तो नहीं है ना कि मेडिसिन के क्वेश्चन एनाटॉमी वाला बनाता होगा और फार्मा के क्वेश्चन पैथो वाला बनाता होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये लॉजिक समझ आता है? तो यानी कि बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर बना रहा है। तो जो बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर बना रहा है वो कौन सी बुक पढ़ रहा है? वो बायोकेमिस्ट्री की कोई बुक पढ़ रहा है? वो मैरो का वो तो वीडियो तो नहीं देख रहा है, या वो भाटिया की क्लास तो नहीं अटेंड कर रहा? उसने करी है, ऐसा नहीं उसने नहीं करी। जब वो स्टूडेंट था ऐसी क्लास में बैठा था तो वो भी करता था, पर आज तो नहीं कर रहा। आज तो वो हार्पर ही पढ़ रहा है, आज तो वो लिपिन-कॉटी पढ़ रहा है। प्लीज समझना इस बात को। तो जब वो हार्पर पढ़ता था, हार्पर का एडिशन चेंज हो गया, उसके लिए चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? या आपके लिए चेंज हुआ है? उसके लिए चेंज हुआ है। आप तो पता नहीं पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बट वो तो पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो लाइफ में वही सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको तो नहीं पढ़ना, बट उसको तो वही सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो उसको लगा यार ये 26वां एडिशन आ गया, मैं पढ़ता हूं। और उसने देखा पहले थे 2 एटीपी, अब 1.5 हो गया। प्लीज समझना। वो कहता है पिछले एडिशन में तो 2 एटीपी लिखे थे, अब 1.5 हो गए। यही क्वेश्चन है। लेट मी सी कि स्टूडेंट ने नया एडिशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक का जब भी नया एडिशन आएगा, स्टैंडर्ड बुक का, उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो एक हमेशा एमसीक्यू होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब क्या करो, दोनों एडिशन पढ़ लो और दोनों एडिशंस में से जो जो अपडेट्स हैं उनको देख लो। करेंगे तो कर ही नहीं सकते। आ रहा हो देख। अब इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। जितनी भी इंटरनेशनल टाइटल्स की बुक होती हैं उनका एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस में ये लिखना पड़ता है कि आपने बुक के अंदर क्या चेंज किया है। इट्स अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ रिक्वायरमेंट। तो अगर हैरिसन का नया एडिशन आएगा तो वो लिखेंगे चैप्टर नंबर 34, 56, 144 हैज बीन एडेड, चैप्टर ऑन बायोटेररिज्म हैज बीन एडेड। इसका क्या मतलब है? क्या लिख के दे दिया आपको? ये चैप्टर पढ़ ले बस। याद है ना एग्जाम में मैंने क्या किया था? क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है किस बात की पूछने की? इस बात की पूछने की। क्योंकि ये क्या हो जाएगा? रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि नई चीज है, प्रोफेसर को ऐसा लग रहा है कि ये चीज आने की पॉसिबिलिटी कम बच्चों को है, मगर क्या ये आनी चाहिए? आनी चाहिए बच्चे। मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड का अगर हाइपरटेंशन की गाइडलाइन चेंज हुई है तो आपको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? चलो मुझे बताना जरा, बीएमआई पता है किसी को? क्या होता है बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? weight by in kg by height in meters square. वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। चलो लेट मी सी, एनीबॉडी हु कैन टेल मी फॉर इंडियन पॉपुलेशन व्हाट इज द बीएमआई गाइडलाइन फॉर ओवरवेट? 24.9. What is the BMI guideline for overweight for Indian population as per recent guidelines? 25 से ऊपर यानी कि 54.9 से ऊपर। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? बोलो जल्दी, कितने लोग एग्री नहीं करते? चलो इस बात से अब ये बताओ। यू डोंट एग्री? तो आप बताओ फिर क्या? मोर देन 28 ओवरवेट। और ओबेस क्या है? अब एक काम करें, अपना मोबाइल खोलोगे, सब लोग टाइप करोगे गूगल पे अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस ऑफ बीएमआई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट फॉर इंडियन पॉपुलेशन? Update on कितनी आई? 23। तो ये चेंज हुई है अभी। और ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मेरे को बीच में लगा मैं बहुत मोटा हो गया, मेरे को लगा मेरे को
कम करना है, और मेरा वेट कम करने का क्राइटेरिया बस यही था कि मेरे को लोग ओवरवेट ना बोले, तो ओवरवेट नहीं बोलेंगे तो मैं करना था, अपना बीएम रखना था 25 से नीचे। तो मैं एक दिन बड़ा खुश गया अपनी बीवी के पास, कहता देख फाइनली मेरा बीएमआई हो गया है 24.8। कहते आई विल स्टिल कॉल यू ओवरवेट। मैं कहा क्यों, 25 से ऊपर होना चाहिए भाई ओवरवेट के लिए। कहते तूने नहीं गाइडलाइन नहीं पढ़ी, चेक कर। मैं चेक करी, मैं कहा ये कम गाइडलाइन बदली। वो कहता है कि गॉड चाहता है कि तू और कम करे। So the point that I am trying to tell you, see, this is how the new question forms. This is how, this is a scenario. ऐसे ही मैंने ये चीज बोली, मेरे को ये वाली बात पता थी कि आप में से 99% लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा इस पर्टिकुलर बात के ऊपर। तो any update in the guideline is an important MCQ. This is a primary area that one should target. अच्छा, second, topic in general discussion. Please remember, examiner is a human being. आपके मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है भाई वो, राइट? वो भी उतना ही अखबार पढ़ता है, शायद आपसे ज्यादा पढ़ता है जितना आप पढ़ते हो। उसको पता है सरकार आज की डेट में एचपीवी वैक्सीन की बात कर रही है, उसको पता है कोविड फैला हुआ था, राइट? उसको पता है आजकल डेंगू चल रहा है, उसको अगर वो दिल्ली का है तो उसको पता है एयर पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। उसको पता है कि आजकल यंग एमआई बहुत हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है कि कोविड की वजह से हो रहे हैं। वो सोच रहा है कि इस बारे में रिसर्च हो रही है कि क्या किया जाए सो दैट यंग एमआई कैन बी प्रिवेंटेड। ये क्या इनको कहते हैं हॉट टॉपिक्स, राइट? डॉक्टर थमीम हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते हैं इसके लिए, जो चर्चा में टॉपिक है, टॉपिक इन डिस्कशन बोला जाता है इनको। So any topic that is in discussion is an important MCQ. उस particular year में उस topic के आने की possibility हमेशा ज्यादा होगी, right? So this is the second thing. Third, exceptions. Let me give you some examples. Anybody who can tell me what is the most common investigation to diagnose a bone tumor, or I should say most useful investigation to diagnose a bone tumor? MRI or CT scan? No, which radiological investigation? MRI or CT scan কিন্তু এটা EKG অবধি করে। Yes. Answer is X-ray. Exception. Radiograph of the bone is the most useful investigation to diagnose a bone tumor. ठीक है? और अगर एक बोन ट्यूमर डायग्नोज हो गया तो उस बोन ट्यूमर को बोन के अंदर कितना एक्सटेंट है उसको देखने के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्या है? MRI. Intraosseous extent of a bone tumor is best seen on MRI. अब देखो, who will tell me which is the only bone tumor which is better seen on CT than MRI? Which is the only bone tumor which is better seen on CT than MRI? No. तो रूल क्या है? रूल कहता है कि अगर आपको बोन का कॉर्टेक्स देखना है तो सीटी इज अ बेटर इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन देखना है तो एमआरआई इज अ बेटर इन्वेस्टिगेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर बोन के किस पार्ट में होते हैं? स्पॉन्जी पार्ट में। बोन मैरो को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए उसके लिए क्या करते हैं? एमआरआई करते हैं। बट एक ट्यूमर ऐसा है जो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होता है। GCT होना चाहिए। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा इज अ कॉर्टिकल बेस्ड ट्यूमर, और क्योंकि वो कॉर्टेक्स से इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है? सीटी। उसके लिए सीटी है, ठीक है। अगर किसी को भी लंग कैंसर है तो उसकी स्टेजिंग के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? सीटी स्कैन। लंग कैंसर की स्टेजिंग के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? हाँ, टीएनएम तो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन, पेट सीटी, वेरी गुड, पेट सीटी। और अगर आपके हॉस्पिटल में पेट सीटी है? नहीं, इस अस्पताल में पेशेंट आएगा और आपको स्टेजिंग करानी है तो क्या करोगे? नर्स में मिलेगी डेट 3 महीने बाद की,
3 महीने बाद में तो जो स्टेज 3 था वो 4 हो चुका है ना, 5 हो गया, 5 भी हो चुका है। तो अगर अपने ही अस्पताल में कराना है तो कोई टेस्ट करा सकते हो, सीसीटी करा दो। अगर पेट सीटी अवेलेबल नहीं है तो सीसीटी करा दो, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा ऐसा कौन सा लंग कैंसर है जिसकी स्टेजिंग के लिए एमआरआई करते हैं? Which is that lung cancer whose staging will be done by MRI? अब रूल क्या है? रूल कहता है अगर कोई भी ट्यूमर, कोई भी चीज न्यूरल टिश्यू को इन्वॉल्व करती है तो उसको देखने के लिए एमआरआई करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो न्यूरल टिश्यू, हम सब पढ़ेंगे रेडियोलॉजी में, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कोई भी चीज जब नर्व को इन्वॉल्व करेगी तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे? एमआरआई करेंगे। अब किसी को पता है ऐसा कोई लंग कैंसर होता है जो न्यूरल टिश्यूज को इन्वॉल्व करता है? Squamous cell carcinoma. Carcinoma is the wrong answer. Squamous cell carcinoma. Answer is very good. Pancoast tumor. What is a Pancoast tumor? Cancer at the apex of the lung which involve superior sympathetic ganglion and brachial plexus. Superior sympathetic ganglion और brachial plexus क्या होते हैं? वो न्यूरल टिश्यू होते हैं। तो जब भी न्यूरल टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एमआरआई करेंगे, राइट। सो क्या है रूल, क्या था? कभी भी एक्सेप्शन होगी तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, राइट। ये जिस स्टूडेंट को समझ आ गया ना, मैं कह रहा हूं उसकी प्रिपरेशन सॉर्टेड है। वो डिफरेंसेस बिटवीन टू डिजीजेस, यही पूछा जाता है एग्जाम में। दिस इज एन एरिया दैट एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग। कैसे क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? Which of the following is a feature of Arnold-Chiari malformation? Which of the following is not a feature of Arnold-Chiari malformation? Which of the following findings are not seen in TB? Correct. Clinical scenario दे दिया, which of the following is not true? ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, चलो मुझे बताओ इस बात में। क्वेश्चन है 65-year-old hypertensive patient presented with acute chest pain. 65-year-old hypertensive patient presented with acute chest pain. Can you tell me what is the first thing that is coming to your mind? MI. सबसे पहले दिमाग में मेरे को आ रहा है यार इस पेशेंट को एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, करेक्ट। क्या लगता है एमआई चॉइस में होगा? अरे पक्का होगा, पक्का होगा एमआई चॉइस में, क्योंकि जिसने कम पढ़ा है वो क्या मार्क करेगा? एमआई। क्योंकि जिसको ये नहीं पता एमआई है उसको तो डॉक्टर बनने का राइट ही नहीं है। प्लीज समझो उस बात को। तो एमसीक्यू पेपर कभी भी A student who has not read को differentiate नहीं कर रहा। Student who has not read वो तो एग्जाम ही देने नहीं जाएगा। MCQ पेपर differentiate कर रहा है student who is well read and a student who is less well read. A 65-year-old hypertensive patient presented with acute chest pain. On examination, he has unequal pulse in both the arms. Why aneurysm will have chest pain? Acute chest pain in aneurysm. क्यों भाई? What is the reason of chest pain in aneurysm? Aneurysm rupture कर जाएगा तो पेन हो सकता है, but think about it. पहले बताओ MI हो सकता है, अब क्यों नहीं हो सकता? एमआई में दोनों हाथ की पल्स अलग अलग क्यों होगी भाई? आर यू गेटिंग इट? तो ये है एओर्टिक डिसेक्शन। ये है एओर्टिक डिसेक्शन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्या एओर्टिक डिसेक्शन में चेस्ट पेन होता है? बिल्कुल होता है, करेक्ट। तो यानी कि चेस्ट पेन आया तो क्या दो आंसर हो सकते हैं? एमआई भी हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन भी हो सकता है। क्या आपको ये पता है कि अगर पल्स अलग अलग है तो डिसेक्शन है? इसको कहते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू डिजीजेस, करेक्ट। 24-year-old patient presented with fever, convulsion and altered sensorium.
24-year-old patient presented with fever, convulsion and altered sensorium. क्या लग रहा है, क्या है इसको? Meningitis will have what clinical symptom बच्चे? Neck rigidity. Did I speak about the word neck rigidity? What did I speak about? Fever means infection. Convulsion means involvement of brain parenchyma. And involvement of the brain parenchyma is called as meningitis or encephalitis. So what is the disease? Encephalitis. ठीक है, तो मैंने जैसे ये सुना फीवर, कन्वर्जन एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम, मैं कह रहा हूँ ये क्या है पेशेंट को? एंसेफेलाइटिस है. What could be the what are the common causes of encephalitis? Most of them are viral. Most of them are viral. What are the most common cause of sporadic viral encephalitis? So depending on which part of the country you are in. If I am in the eastern UP Bihar belt, then it is Japanese encephalitis. All over India, herpes. All over India, herpes. In a particular part of the country, Japanese encephalitis. But can I say कि दोनों हो सकते हैं? किसका प्रेजेंटेशन फीवर, कन्वर्जन और ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा? दोनों का. तो क्या सीखना है? दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है तो हर्पीस. अगर थैलेमस इन्वॉल्व है तो जापानीज एंसेफेलाइटिस. अगर फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है तो हर्पीस. अगर थैलेमस इन्वॉल्व है तो जापानीज एंसेफेलाइटिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिफरेंसेस बिटवीन टू डिजीजेस, राइट? ओके, तो जब भी ये होगा देन अगेन इट विल बी फोर्थ, लाइफ सेविंग इवेंट. लाइफ सेविंग इवेंट एग्जामिनर चाहता है कि एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट बहुत सारे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जब आपको कोई सीनियर नहीं होगा हेल्प करने के लिए, तो क्या आप वहां पर पेशेंट की जान बचा पाओगे? बिगेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू इज, आप कैजुअलिटी में एज एन इंटर्न बैठे हो. नॉर्मली क्या होता है, रात को 1-1:30 बजे सब भाग जाते हैं. बचना कौन है? इंटर्न और बेचारा फर्स्ट ईयर पीजी. दीज आर द ओनली 2 पीपल ओवर देयर इन द कैजुअलिटी. फर्स्ट ईयर पीजी ऑलरेडी 50 चीजें और कर रहा है. एक पॉली ट्रॉमा का पेशेंट आ गया, मुझे बताओ सबसे पहले क्या करोगे? एयरवे मैनेज करोगे, साथ साथ और क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे और क्या करोगे? क्या एबीसी स्टेबल करने के बाद सीटी के लिए भेज दोगे. रास्ते में पेशेंट मर गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से मर गया. क्यों हुआ पता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट? वो तो एबीसी में एयरवे तो आ गया ना, इसलिए हो गया क्योंकि उस पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी थी. आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, और आपने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट का जो था उसको ओडोंटॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर था और उसने सर्वाइकोमेडुलरी जंक्शन को इम्पिंज कर दिया. वहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर था, रेस्पिरेटरी सेंटर खराब हो गया. तो उसमें क्या करना है? सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन करना है. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, लाइफ सेविंग इवेंट से, राइट? पेशेंट आया, मैं आपके सामने खड़ा था, आपने मेरे को एक पेनिसिलिन ड्रग दिया और मेरे को एनाफिलेक्सिस हो गया. क्या ट्रीटमेंट है? हाइड्रोकोर्टिसोन हैज नो रोल. एड्रेनालिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. कैसे दोगे? इंट्रामस्कुलर वर्सस लेटरलिस. बट डाइल्यूशन कितना करोगे? 1000 के 10,000? 1000 पक्का? कैसे करोगे 1000 डाइल्यूशन? कितना निकालोगे वाइल में से? किस फ्लूइड में डाइल्यूट करोगे? इंजेक्शन तो इसने ऑलरेडी बता दिया कि वास्टस लेटरलिस में दे दोगे. चलो नॉर्मल सलाइन में. कितने नॉर्मल सलाइन में? वाइल से कितना निकालोगे? 1 mg. No, 1:1000. 1 mg. ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ एज अ डॉक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जो एड्रेनालिन की वाइल आती है दैट इज ऑलरेडी 1:1000 डाइल्यूटेड. उसको डाइल्यूट नहीं करना होता.
उसको डाइल्यूट नहीं करना होता, उसको निकालना है और इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज एन अनडाइल्यूटेड एड्रेनालिन आल्सो। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट, लाइफ सेविंग इवेंट। नेक्स्ट, लाइफ डिस्ट्रॉइंग इवेंट। रूल है मेडिकल फील्ड का, डू नो हार्म। If you are not doing anything good for the patient, don't do anything bad for the patient. आपको पता है जितना मेडिकल फील्ड में हमको गालियां पड़ती हैं, वो किस लिए पड़ती हैं? आप में से बहुत सारे लोग अभी यू आर टू यंग और आपको ऐसा लगता है कि हमें गालियां इसलिए पड़ती हैं क्योंकि लोगों को लगता है पेशेंट से पैसे लेते हैं। ये गलत थॉट है आपका। 99% ऑफ द पेशेंट्स हमको गालियां इसलिए नहीं देते क्योंकि कुछ डॉक्टर बहुत पैसा ले लेते हैं। वो इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि हमारी इंटरवेंशन की वजह से पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और कभी कभार वो कॉम्प्लिकेशन जेन्युइन मेडिकल इश्यूज की वजह से होती है और कभी कभार वो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होती है। हम इनको बोलते हैं लाइफ डिस्ट्रॉइंग इवेंट। फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, आप इंटर्न हो और एक पेशेंट आपके पास आया और वो कह रहा है, अरे डॉक्टर साहब मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसका पेट डिस्टेंडेड है और वो कह रहा है मेरे को 5, 6, 7 घंटे से यूरिन ही पास नहीं हो रहा। आपने टच किया और आपको दिख रहा है, अरे यार ये तो ब्लैडर पूरा डिस्टेंडेड है। कोई नहीं है कैजुअलिटी में, आप अकेले हो, बताओ क्या करोगे? बताओ बताओ। कैथेटर डालोगे और कैथेटर डालते ठीक हो जाएगा पेशेंट? धीरे से कैथेटर डाला, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो गया होगा, हाँ अब मैं ठीक हूं, ठीक है। पता क्या हुआ? आपने कैथेटर डाला और कैथेटर डालते ही पेशेंट और चीखने लग गया और कैथेटर डालने लग गया, क्योंकि आप क्या पूछना भूल गए थे? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा का पेशेंट है और यूरिनरी रिटेंशन के साथ आया है तो कैथेटर डालने से पहले बहुत बार सोचना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो रिटेंशन है वो क्यों हुआ है? पार्शियल यूरेथ्रल इंजरी की वजह से। ऐसा नहीं डाल सकते कैथेटर, उसमें भी डाल सकते हैं, नई गाइडलाइन कहती है उनमें भी कैथेटर डाल सकते हैं, बट यस, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। आर यू गेटिंग इट? बट अदरवाइज नॉन ट्रॉमेटिक पेशेंट है, यूरिनरी रिटेंशन के साथ आया है, तो बाकी कुछ भी करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? पहले उसके ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करेंगे, राइट? तो इसको कहते हैं लाइफ डिस्ट्रॉइंग इवेंट। कुछ डिजीजेज हैं जिनमें स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपने दे दिया, तो ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि कौन सी ड्रग कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लास्ट, कॉमन मिसकंसेप्शन इन अ सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच के देखते हैं आपको। मैंने आपको कहा चलो आप एक बात बताओ, आप सब लोगों को रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता है, करेक्ट? मैं कहता हूं मुझे एक बात बताओ, ये एक पेशेंट आपके पास आया है, कौन से पेशेंट में ऐसा होगा जिसमें आप एमआरआई नहीं करोगे? व्हाट इज द कंडीशन इन विच यू विल नॉट परफॉर्म एन एमआरआई? कार्डियक इंप्लांट क्या मतलब हुआ? डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है पेशेंट को, ऐसे कौन सा पेशेंट है जिसको डिफिब्रिलेटर लगा हुआ होता है? यस, पेसमेकर लगा हुआ है, ओके। एनीबॉडी एल्स? मेटालिक कार्डियक वॉल, ओके। एनीबॉडी एल्स? क्लॉस्ट्रोफोबिया, एनीबॉडी एल्स? और कुछ थोड़े ज्यादा कॉमन चीजें बताओ ना, अनकॉमन मत बताओ। प्लेट्स मतलब और हिप, ये हिप रॉड, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये सब। यस, और कोई? तो देखो मिसकंसेप्शन क्या होती है। जब मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट था तो मैं ऐसा सोचता था कि किसी पेशेंट को अगर कोई प्लेट लगी हुई है, कोई नी रिप्लेसमेंट हो रखा है, कोई हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है, तो हमें एमआरआई नहीं करना, और हम मना कर देते थे नहीं एमआरआई नहीं कराना, एमआरआई नहीं कराना। और जब मैं रेडियोलॉजिस्ट बना तो मुझे पता चला यार मैं कितना बेवकूफ था, इन पेशेंट का तो एमआरआई आराम से कर सकते हैं, यानी कि मेटालिक इम्प्लांट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एमआरआई। मैंने कहा यार मैं ये चाहता हूं कि अब जो नए एमबीबीएस डॉक्टर्स बढ़ के आ रहे हैं उनको ये पता हो कि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एमआरआई, और
किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट को कोई भी चीज पढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसको बता दो, उसको बोल दो ये एमसीक्यू होता है, बोल दोगे तो एमसीक्यू पढ़ ही लेगा ना, वो तो अपने आप पढ़ लेगा वो, तो उसकी जो नॉलेज है वो गेन हो जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि यही सबसे बड़ा क्रक्स है पूरे प्रिपरेशन का, पूरी प्रिपरेशन का। और जिसने इन चीज़ों को समझ लिया ये सॉर्टेड है। और जब भी आप पढ़ रहे हो और जो भी ये चीज़ें हैं इनको कंसोलिडेट करके अपनी पूरी प्रिपरेशन में साइड में लिखते चले जाना है, और ये 20th नोटबुक बन जाती है। तो 20th नोटबुक और कुछ नहीं होती। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपको हर सब्जेक्ट में ये चीज़ें दिखती जाएंगी, आप उनको थोड़ा सा साइड में लिखते चले जाओगे, और जैसे जैसे आप उसको लिखते चले जाओगे थिंग्स विल बिकम बेटर फॉर यू। दैट्स ऑल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सर इसका क्या मतलब है, सिर्फ यही पढ़ना है? आंसर है नहीं। ये आपको कॉम्पिटिटिव एज देने में हेल्प करेगा लोगों से, बट हमारी बेसिक फाउंडेशन नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो दिस इज 20th नोटबुक। अब आपको कुछ कुछ चीजें और बताता हूं। आप कौन सी ईयर, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पर जो बैठे हैं कौन सी ईयर के? फाइनल ईयर, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें और समझाता हूँ आपको, ठीक है? 10 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। चलो ये कुछ क्वेश्चंस लिख कर लाया होगा आपके लिए, इनके आंसर्स बताना। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज हेल्थ गाइड इज गिवन बाय विच कमिटी? पीएसएम पढ़ा है? फाइनल ईयर तो पीएसएम तो कमिटीज थी ना पीएसएम में, बोर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी। याद है किसी को? कुछ कुछ नाम याद है ऐसे हल्के फुल्के? नाम याद है ना? नाम याद बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज हेल्थ गाइड इज गिवन बाय विच कमेटी? क्या लगता है क्या आंसर होगा? बोर कमेटी Yes. वॉलंटियरिंग का। दिस इज अ चैलेंज। बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल होती है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है? जैसे एयर कौन से कलर की दिखती है एक्सरे में? ब्लैक। ब्लैक। क्यों? रेडियो पे रहता है। रेडियोल्यूसेंट। सॉरी, रेडियोल्यूसेंट। क्योंकि बीम पास हो जाती है, हाँ। तो जिस भी स्ट्रक्चर से बीम पास हो जाएगी वो क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देगा, और क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देगा तो ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है ना? ये एक लॉजिक है। अगर आपको ये एक बार समझ आ गया तो आ गया, इसके बाद आप ये भूलोगे नहीं। आपने रिवाइज नहीं भी किया तो भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है? बट ये विलेज हेल्थ गाइड का कॉन्सेप्ट करतार सिंह कमेटी ने दिया, कि श्रीवास्तव ने दिया, कि जंगलवाला ने दिया, कि बोर ने दिया, ये क्या है? ये फैक्ट है। जैसे आज क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी है, राइट? ये एक फैक्ट है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये आज क्यों है, राइट? ये फैक्ट है। प्रॉब्लम विद द फैक्ट इज फॉरगेट, ठीक है? एग्जाम में दोनों चीजें आती है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट भी आता है, एग्जाम में फैक्ट भी आता है। तो रिवीजन जब हम करते हैं, तो हम जब पहली बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कॉन्सेप्ट। पर जब हम उसको रिवाइज करते हैं तब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो पहली बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम समझेंगे, और सेकेंड टाइम हमने जो उसमें से समझा है उसको सेपरेट आउट करेंगे, और जो हमें याद करने की चीजें थी उनको याद कैसे हम लॉन्ग टर्म रखवाएं उसको डेवलप करेंगे। अब हम कैसे डेवलप करेंगे, अब हम अगले 5 मिनट में वो सीखेंगे, ठीक है? अब उसको याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे? आपने वो ट्रिक्स देखी है? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखी होंगी, बट आई यूज्ड टू गेट इम्प्रेस्ड अ लॉट विद दोस पीपल जो कार्ड्स को ऐसे देखते हैं। पूरे 52 डेक ऑफ कार्ड देखेंगे और आप उनको बोलो अच्छा, अब वो बता देंगे आपको कौन सा कार्ड किस नंबर पे है। मतलब आप उनसे बोलोगे बताओ 26 नंबर पे कौन सा कार्ड है, वो आपको बोल देंगे यस 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 ये 7 ऑफ स्पेड है। नहीं सॉरी 34 नंबर पर बताओ। 34 ओ ये किंग है, हार्ट, किंग ऑफ हार्ट। कैसे करते हो?
दे क्रिएट अ स्टोरी इन देयर माइंड, और वो एक इम्प्रोवाइज स्टोरी है। इम्प्रोवाइज स्टोरी है कि उन्होंने एक स्टोरी बना रखी है कि वो कैसे आ रहे हैं, और उस स्टोरी को वो इम्प्रोवाइज करते हैं, जब वो देखते चले जाते हैं। इसको कहते हैं लिंकिंग। हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझाएगा कि आपको कोई चीज याद कैसे रहती है, ठीक है ना। इशू क्या है? इशू है कि ब्रेन के पास इतनी जगह ही नहीं है कि ब्रेन सब कुछ याद रख सके। तो आज आप जैसे अभी आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो, करेक्ट, आप 1-1.5 घंटे बैठ रहे हैं यहाँ पर, कल तक 24 घंटे पार हो गए। इस 24 घंटे में लगभग 8 घंटे तो आप सो गए थे, 16 घंटे आप जगे हुए थे। तो 16 घंटे में आपने जितना भी काम किया, आपको पता है आपको तो सिर्फ 18% याद रहने वाला है, जस्ट 18%। और ये बहुत अच्छा गिफ्ट है गॉड का, क्योंकि जब तक नहीं भूलोगे तब तक नई चीज कहां से आएगी। Lot of time I tell this that this is the biggest gift that the God has given you is your ability to forget. The problem क्या है? कंट्रोल नहीं है आपका कि आप क्या चीज भूलोगे। काश ये हो जाए कि मैं डिसाइड कर सकूं कि इस पूरे 24 घंटे में से कौन सा 18% मेरे को याद रहेगा और कौन सा 82% मैं भूल जाऊंगा। ये नहीं कंट्रोल है, पर ब्रेन ने भी इसका एक रूल बनाया हुआ है। वो रूल क्या है? ब्रेन कहता है अगर गार्बेज है तो फेंक दूंगा, काम की चीज है तो रख लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है? ये कौन डिसाइड करके देगा आपको कि कौन गार्बेज है कौन काम है? ये ब्रेन नहीं डिसाइड कर रहा, ये कर रहा है हार्ट डिसाइड। ये हार्ट डिसाइड कर रहा है कि ये काम का है और ये काम का नहीं है। तो हार्ट कहता है मेरे को ज्यादा काम नहीं करना, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। वो कह रहा है भाई और मत बढ़ा मेरा काम। तो हार्ट कह रहा है कि भाई जो भी चीज पहले से मेरे को आती थी, अगर उससे लिंक है तो मैं याद रख लूंगा। तुम मेरे को रैंडम भी कुछ बोलोगे तो मेरे पास तो एक पाइप है। वो पाइप कैसे कनेक्टेड है? लेफ्ट ईयर से राइट ईयर के बीच का कनेक्शन है। अगर यहां से जाएगा यहां से बाहर निकल जाएगा। हाँ, पहले से पता था मेरे को और उससे लिंक्ड है तो मेरे को याद रहने वाला है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी और ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना आसान होता है। आपने कभी ऐसे देखा कि आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपको एकदम याद आ गया, और कभी आपसे किसी ने पूछा आपने कहा ओ रुक जा यार, अब याद आ गया, और फिर आपने रुक जा करते गए, बाल भी खींच लिए अपने, 2-4 तोड़ भी लिए, पर फिर भी याद नहीं आया। करेक्ट? यानी कि कुछ चीजें रिट्रीव हो गई, कुछ चीजें रिट्रीव नहीं हुई ना। ये दिस इज साइकोलॉजी। मोर साइकोलॉजी, द मोर यू गोना रीड अबाउट द ब्रेन, आई एम टेलिंग यू, मोर यू विल फॉल इन लव विद द ब्रेन। राइट? साइकोलॉजी इज सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? पर साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते हम अभी। तो पॉइंट क्या है? हमें चीजों को लिंक करना सीखना है, और ऐसे लिंक करना है कि हम कभी भूले ही नहीं। राइट? और वो लिंक कहां करना है? फैक्चुअल चीजों को। कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारा ब्रेन अडैप्ट करेगा, हमारा ब्रेन नया कनेक्शन बनाएगा। पर जब भी फैक्चुअल चीज होगी आपको उसको लिंक करना है। जैसे मैं इसको एग्जांपल देता हूं आपको। क्या पूछा मैंने आपसे? कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज हेल्थ गाइड इज गिवन बाय, ठीक है। अब कमेटी के नाम क्या है? श्रीवास्तव कमेटी, जंगल वाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, बोर कमेटी। इनमें से कौन कौन सी दी हुई होगी ऑप्शन में? चारों दी हुई है, ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं यार, कुछ ऐसा याद करते हैं जो विलेज से लिंक हो जाए, ठीक है। मैंने कहा जो श्रीवास्तव है ना, ये गांव में रहते थे, है ना। श्रीवास्तव साहब गांव में रहते थे, तो जब वो गांव में रहते थे तो गांव वालों के लिए काम करेंगे, और अगर वो गांव वालों के लिए काम करेंगे तो क्या बनाएंगे? विलेज हेल्थ गाइड बनाएंगे। तो यानी कि अगर कोई मेरे से पूछेगा आज के बाद कि कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज हेल्थ गाइड वाज गिवन बाय, आपका ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आंसर क्या है? श्रीवास्तव। चलो बताओ, बैनिंग ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर इज रिकमेंडेड बाय व्हिच कमेटी? हम डॉक्टर हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस बैन होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कौन करेगा ये? तो बोर क्या करेगा? बोर ने बेचारे ने, कोई जंगली तो होगा जो ये काम करेगा।
जंगल वाला ये कोई जंगली करेगा ना ये काम। हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस? तो जंगली होगा तभी तो उसने काम किया। तो इसका मतलब बैनिंग ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस किसने करी? जंगल वाला जंगल वाला कमेटी ने करी। करेक्ट, आर यू गेटिंग इट? अच्छा, थर्ड क्या है? म्यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर इज गिवन बाय व्हिच कमेटी? बोर हो बोर मल्टीपर्पस वर्कर का मतलब क्या है? कर्तर से जंगल वाला कर्तर से अरे इतना थोड़ा ना आता है मुझको, मेरे को उतना आता है जितना एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा आता है। मल्टीपर्पस वर्कर का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पस वर्कर का मतलब है एक आदमी बहुत सारे काम करेगा। यहाँ एक आदमी से एक काम नहीं होता। तुम कह रहे हो एक आदमी बहुत सारे काम करेगा, तो ये कौन दे सकता है? करतार सिंह With due respect to all religion, please don't करतार सिंह go into the religion aspect. ये तो करतार सिंह ही कर सकता है ना? तो ये तो करतार सिंह ही कर सकता है, तो इसीलिए करतार सिंह कमेटी। करेक्ट ना? अब आप भूल ही नहीं सकते, you can't forget this particular part in your life. अब दूसरे तरीके के चैलेंजेस कैसे आते हैं, कहाँ पर गलतियां करते हैं? बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब देखो, एक क्वेश्चन छोड़ के ना दूसरा बताता। ये वर्ड सुना है किसी ने? एपिफिजियल डिसजेनेसिस। एनीबॉडी हर्ड दिस वर्ड? एपिफाइसिस वर्ड सुना है? एपिफाइजियल डिसजेनेसिस। ओके चलो टेल मी, एपिफाइजियल एनलार्जमेंट इज अ फीचर ऑफ व्हिच डिजीज? चॉइसेस दो। Epiphyseal enlargement is a feature of option number 1 scurvy, option number 2 rickets, option number 3 hypothyroidism, option number 4 GRA. Epiphyseal enlargement is a feature of GRA, juvenile rheumatoid arthritis. Option number 1 scurvy, option number 2 rickets, option number 3 hypothyroidism, option number 4 GRA, juvenile rheumatoid arthritis. জিআরএ না রিকেট আরে বাবা রিকেট তো ছোট হলো তো ছোট। জেনারেশন কি ওই ইনলার্জমেন্ট থিনিং অফ বোনস Rickets? ডি ডি Rickets? Rickets? Yes? Tell me quick answer. ডি স্যার আফটার So, epiphyseal widening is a feature of rickets, not enlargement. Epiphyseal widening is a feature of rickets. Epiphyseal enlargement is a feature of GRA. Epiphyseal enlargement is a feature of GRA. इसका क्या मतलब है? वाइडनिंग और एनलार्जमेंट कहने से वैसे तो सिमिलर वर्ड लग रहे हैं, राइट? तो एग्जाम तक जाते जाते ये कंफ्यूजन होना बड़ा ही कॉमन है। अरे यार रिकेट्स में मैंने पढ़ा तो था वाइडनिंग और एनलार्जमेंट। 90% ऑफ द पीपल विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, बट ये दोनों अलग अलग वर्ड है, इनका अलग अलग आंसर है। तो तीन वर्ड है, एपिफाइजियल डिसजेनेसिस, एपिफाइजियल एनलार्जमेंट एंड एपिफाइजियल वाइडनिंग। ठीक है, कैसे याद रखता था मैं? डिसजेनेसिस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, भी समझो। एनलार्जमेंट होता है जीआरए में और वाइडनिंग होता है रिकेट्स में। ठीक है, अब इशू क्या है? तीन डिजीजेज है। तीन डिजीजेज का नाम क्या है? डिसजेनेसिस, एनलार्जमेंट एंड वाइडनिंग। और तीन डिजीजेस क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, जीआरए एंड रिकेट्स। जब आप एग्जाम तक जाओगे तो आपको क्या याद रहेगा पता है? कुछ वर्ड थे और कुछ डिजीजेस थी। कुछ वर्ड थे और कुछ डिजीजेस थी, इनकी मैचिंग भूल जाओगे। आई एम टेलिंग यू, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ा है। जिसने पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो सब बराबर है, उसके लिए सब बराबर है। ये बात हो रही है उनकी जो पढ़कर गए हैं और वो अपने बाल नोच रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि वो कह रहे हैं यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? उन बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं होती जो पढ़कर नहीं गए हैं। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो पढ़कर नहीं गए वो तो क्लास में नहीं आएंगे ना। प्रॉब्लम उस बच्चे को होती है जो क्लास में बैठा था, जो पढ़ रहा था, जिसने पूरा पढ़ा, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और फिर वो गलत करके आया। वो मुंह नहीं दिखा पाता किसी को, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं आ रहा गलत कहां कर रहा हूं मैं, वो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद मी, राइट? तो देखो ध्यान से, DEW, ड्यू, DEW
क्या ये अल्फाबेटिकली अरेंज है? पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? अब 3 डिजीजेस के नाम बताना। वाइडनिंग और एनलार्जमेंट। इनको भी अरेंज कर दो अल्फाबेटिकली। पहले क्या आएगा? एच, फिर क्या आएगा? जे, फिर क्या आएगा? गलत ही नहीं हो सकता। अगली बार जब भी आपको डाउट हो तो 5 सेकंड रुकना और 5 सेकंड इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना, आप गलत हो ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग इट? तो यही, दिस इज द डिफरेंस दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। कोई भी प्रिपरेशन सब बराबर है, किसी को ये नहीं सोचना कि मेरे को कम आता है, मेरे को ज्यादा आता है। हमें इस बात पे फोकस करना है कि ये थॉट, दीज आर द टॉपिक विच आर मोर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अच्छा ये मुझे समझ आ गया, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आया, ये मेरे को याद करना पड़ रहा है, मैं उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहा हूँ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं आइडेंटिफाई करूँगा। ठीक है, ट्राई दिस। ऑल दोज हु आर ऑलरेडी स्टडिंग विद अस, obviously you are enjoying your classes. Try to remain disciplined, try to remain consistent. If you are disciplined internally from your own, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। अगर आप अपने आप डिसिप्लिन्ड हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? कंटेंट। एंड कंटेंट इज अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ अ बटन टुडे, बट दिस इनहेरेंट लेवल ऑफ डिसिप्लिन इज ओनली प्रेजेंट इन 5% ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि अगर आपके पूरे बैच में 100 बच्चे हैं तो 5 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो इतने डिसिप्लिन होंगे जिनको कुछ क्या हो रहा है लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, बट 95% स्टूडेंट्स को एक फोर्स्ड डिसिप्लिन चाहिए होता है। और वो फोर्स्ड डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आज इस टाइम पर क्लास होगी, तो जब उनको लगता है अरे यार अच्छा आज इस टाइम पर है तो कर लो अटेंड। वरना क्या होता है, अच्छा कर लेंगे, चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे। तो इफ यू आर इंटरनली डिसिप्लिन्ड देन इट डज नॉट मैटर हु इज डूइंग। आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, यू कैन डू दिस, बट इफ यू थिंक that you need a forced discipline, to let us know. We'll be more than happy to guide you, to mentor you, to provide you the content in the best possible way. Okay, we'll take 5 minutes to answer to your queries कि किस तरीके से what are the challenges that you have. But I can speak for more hours, but I think we have already delayed the session and it is too late for all of you. तो अगर आपको कोई डाउट किसी भी फॉर्म में related to DBMCI, I'm privileged to be the academic director of the institute also. We have done a lot of changes in our specifically the West Bengal chapter of DBMCI. I do not know how many you have seen our new classroom. See that new classroom, see the team, they've heads the team. If you come across any challenge related to anything, we have all the forms, face-to-face classes, DBMCI live classes, and as well as DBMCI 1 in the form of recorded lectures. In any form, if you think that we can be of any help to you, please let us know. We'll be happy to do that. Thank you very much for your time, and I'll be more than happy to answer your questions. Thank you very much.